सर एक सवाल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 वकार लिमिटेड के नाम से। इस सवाल को रीड करते हैं और सॉल्व करते कहता है वकार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर 2006 एंड 7। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने हमें 2006-2007 का अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने हमें कहा है कि 2006-2007 में हमारे पास कुछ कैपिटल गेन की इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने हमें 31 दिसंबर 2005 पे मशीनरी और फर्नीचर्स की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूटीवी का नंबर दिया है। पॉइंट नंबर 3 में इसने हमें बताया कि हमने मशीनरी 1 जनवरी 2005 में एक्वायर की है, अकाउंट्स में से 8 साल की लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं और इसकी टैक्स बेस 31 दिसंबर 2005 में 90 मिलियन है। पॉइंट नंबर 4 में फर्नीचर एंड फिटिंग्स को हम 10% यानी कि 10 साल की लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं और इसकी टैक्स बेस 31 दिसंबर 2005 पे 40.5 मिलियन है। फिर टैक्स में आपका एसेट डब्ल्यूटीवी मेथड के तहत 10% पे डेप्रिशिएट होता है और 31 दिसंबर 2005 पे आपके पास कुछ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस आ रहे हैं 75 मिलियन के। तो यहां तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने रीड की या कवर की, ये मोर और लेस वही इन्फॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी पिछले सवालों में देख चुके हैं। जो एडिशनल बात इस सवाल में है वो पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि 2005, 2006 एंड 2007 का जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो 35%, 35% और 30% है। इस सवाल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि 2007 का रेट जो 30% है, क्या ये हमें 2007 में ही आके पता चला या ये 2006 पे इनेक्ट हो चुका था? क्योंकि अगर मैं ये असम्पशन लेता हूं कि 2007 का रेट 2007 में ही इनेक्ट हुआ है तो 31 दिसंबर 2006 के डेफर्ड टैक्सेस 35% पे कैलकुलेट होंगे। लेकिन अगर मैं ये असम्पशन लेता हूं कि ये 2007 का रेट 2006 में ही इनेक्ट हो गया था तो फिर 31 दिसंबर 2006 पे ही जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो 35% पे नहीं बल्कि 30% पे। मैं इस सवाल को दोनों असम्पशंस पे सॉल्व करवा दूंगा और दोनों असम्पशंस पे आपको बता दूंगा कि आपकी रिकंसिलिएशन में इसका क्या इंपैक्ट आ रहा होगा। सर इनेक्ट होने से क्या मतलब है? देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 2014 या 2013 में हुआ था कि जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी थी तो प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली स्पीच करता है वजीर आजम बनने के बाद, तो वजीर आजम ने अपनी पहली बीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच की थी। उसमें बहुत सारे वो वादे करता है। उसमें वादा कर दिया था कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, उस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स रेट हुआ करता था 34%। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था अपनी प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच में कि हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हर साल 1-1% से कम करके 29% पे लेकर आएंगे। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ये अनाउंसमेंट कर दिया, ये वादा कर दिया, ये इनेक्टेड नहीं है। ये इनेक्टेड नहीं है क्योंकि पास में ऐसा बहुत हुआ है कि सियासतदानों ने बहुत सारे वादे पार्लियामेंट के फ्लोर पे किए हो लेकिन आगे जाके उसको पूरा ना किया हो। इनेक्टेड का क्या मतलब है? इनेक्टेड का मतलब है कि वो चीज आपके पार्लियामेंट से पास हो चुकी हो, वो चीज आपके लॉ का पार्ट बन चुकी हो। अगर बजट में आ जाए कि भाई ये रेट अब फिक्स हो गया आने वाले सालों के लिए तो इसका मतलब है ये वर्चुअली इनेक्टेड या इनेक्टेड रेट है, अब हम इस रेट को कंसिडर कर रहे होंगे। अगर 2022 में सर इंप्लीमेंट पास हो गई पार्लियामेंट से, लेकिन कहते हैं उसको 2023 में इंप्लीमेंट होगी तो सर कैसे हम करेंगे? सर अगर 2022 में 2023 का रेट इनेक्ट हो जाए, और प्रैक्टिकली होता ऐसा ही है, सब्सिक्वेंट ईयर का टैक्स रेट एक साल पहले फिक्स हो जाता है। अगर 2022 में 2023 का रेट इनेक्ट हो जाए तो यस 31 दिसंबर 22 में जो आप डेफर्ड टैक्सेस रिकॉर्ड करोगे वो 2023 के रेट से रिकॉर्ड करोगे। सर इंप्लीमेंट तो अगले साल से होगा। यस हम जो डेफर्ड टैक्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ही फ्यूचर डिडक्शन या फ्यूचर टैक्सेबिलिटी के लिए कर रहे हैं ना। हम जो बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? फ्यूचर ईयर्स के लिए कि जब फ्यूचर में ये इनकम टैक्सेबल होगी, जब फ्यूचर में रिडक्शन अलाउ होगी तो हमारे पास चूंकि इनेक्टेड रेट है, चूंकि फ्यूचर का इनेक्टेड रेट है तो हम बैलेंस शीट डेट पे अपडेटेड रेट से अपने डेफर्ड टैक्सेस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। कोई और सवाल किसी का? मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। चलिए सर यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्प्रिंग 2008 के अटेम्प्ट का सवाल का, स्प्रिंग 2008 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ स्प्रिंग 2008 और सवाल का नाम है हमारे पास वकार लिमिटेड। सर सबसे पहले हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं।
और अगेन 2 सालों की वर्किंग करनी है, तो 2007 हमारा करंट ईयर है और 2006 हमारा कंपैरेटिव ईयर है। सर सवाल की पॉइंट नंबर 1 में हमें दोनों सालों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2006 में था 30 मिलियन, 2007 में 40 मिलियन। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है इन्होंने कि हमने 2006-2007 में 8 और 10 मिलियन की कैपिटल गेन की इनकम कमाई है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो मैं कैपिटल गेन को हटा देता हूं, रीजन बीइंग कि ये एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट होने का मतलब है ये आपका एक परमानेंट डिफरेंस है। 2006 में 8 मिलियन, 2007 में 10 मिलियन। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में तुम्हें अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यूज दिए 31 दिसंबर 2005 पे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 में उनकी टैक्स डिप्रिसिएशन वगैरह के लिए डेटा दिया है। तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट्स और टैक्स के पर्सपेक्टिव से टी अकाउंट बना लेता हूं। यहां देखें, हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, इसका टी अकाउंट बनाना है अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, इसका हम टैक्स के पर्सपेक्टिव से टी अकाउंट बना रहे होंगे। हमारे पास फर्नीचर है, इसका अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से टी अकाउंट। हमारे पास फर्नीचर है, इसका टैक्स के पर्सपेक्टिव से टी अकाउंट। अब देखें, आपको पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने 31 दिसंबर 2005 पे मशीनरी की कैरिंग वैल्यू 175, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की कैरिंग वैल्यू 40 दी है, तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 175 और फर्नीचर की 40। सही है। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 2 के लास्ट में कहा नो एडिशन और डिस्पोजल वर मेड इन 2006 एंड 2007। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि आपने मशीनरी 1 जनवरी 2005 में खरीदी है और इसकी 8 साल की यूजफुल लाइफ है। तो 8 साल की यूजफुल लाइफ का मतलब है कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 200 डिवाइडेड बाय 8, 25। तो यानी कि पर ईयर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है? 25। तो अगर मैं इसे पूरा करूं तो 2006 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 25, तो 2006 की क्लोजिंग आ जाएगी 150। 2006 की क्लोजिंग, 2007 की ओपनिंग, फिर 2007 का डेप्रिसिएशन 25, तो 2007 की क्लोजिंग 125। ठीक है, समझ आता है? मैं फिर पॉइंट नंबर 4 में कहता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10% का डेप्रिसिएशन है। ठीक है क्या? तो फर्नीचर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी है? 50। तो 50 का मतलब है 10%, हर साल 10 रुपए का डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर में सॉरी 2006 का डेप्रिसिएशन 5, 50 का 10% यानी कि 5, और क्लोजिंग 35। 2006 का जो क्लोजिंग है वो 2007 का ओपनिंग, फिर 2007 का डेप्रिसिएशन 5 रुपए और 2007 का क्लोजिंग 30 रुपए। समझ आता है ना हमें? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने मशीनरी और फर्नीचर की टैक्स बेस भी दी है। पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि मशीनरी की टैक्स बेस 31 दिसंबर 2005 पे है 90, और पॉइंट नंबर 4 में कहा है कि फर्नीचर की टैक्स बेस 31 दिसंबर 2005 पे है 40.5। तो ये आ जाएगा ओपनिंग टैक्स बेस 90 और फर्नीचर की ओपनिंग टैक्स बेस 40.5। पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कि टैक्स लॉ में जो डेप्रिसिएशन है वो 10% WTV मेथड के तहत है, यानी कि 2006 में 90 का 10%, तो डेप्रिसिएशन आएगा 9, क्लोजिंग टैक्स बेस आएगी 81। जो क्लोजिंग टैक्स बेस है वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। फिर 2007 में डेप्रिसिएशन आएगा 8.1, तो जो क्लोजिंग टैक्स बेस बचेगी वो 72.9। ये समझ आ रहा है ना हमें?
अगर प्रैक्टिकल रूप में क्या होता है तो अगर हम प्रैक्टिकल रूप से आगे आगे भी मैं कोई सर किसी ने सवाल पूछा है कि आपने हमें ये कहा कि टैक्स वाला अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को नहीं मानता, टैक्स की डेप्रिसिएशन को मानता है। और इसका रीजन, ऑब्वियस रीजन ये है कि अगर वो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को मान ले तो हम अकाउंट्स में एसेट्स को हो सकता है कि गलत यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करके ओवर डेप्रिशिएट कर दे, इनकम को कम कर दे और कम टैक्स पे करे। तो इस वजह से टैक्स वालों ने कहा कि नहीं, अकाउंट्स के लिए ऐसे नहीं, हमारी डेप्रिसिएशन हमारे हिसाब से होगी। लेकिन फिर आप ये भी कहते हो कि इवेंचुअली अकाउंटिंग और टैक्स में डेप्रिसिएशन या गेन और लॉस सारी कुछ रिकंसाइल कर जाएंगे। तो फिर फर्क क्या पड़ता है? सर फर्क पड़ता है क्योंकि अगर टैक्स वाला मुझे ये इख्तियार दे देता तो मैं अपने टैक्सेस को डेफर तो कर सकता था ना। अगर मुझे ये इख्तियार मिल जाए कि मैं एसेट को अपनी मर्जी से डेप्रिशिएट करूं तो फिर मैं अर्ली ईयर्स में ज्यादा डेप्रिशिएट, ज्यादा इंपेयर करके एक्सपेंस क्लेम करता रहूं। क्यों? ताकि टैक्स आने वाले सालों में दे देंगे। एक तरीके से टैक्स डेफर करने की एक टूल बन जाता, तो इस वजह से इख्तियार नहीं है। अच्छा, इसी तरह फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे तो पहले साल 2006 में डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4.05, क्लोजिंग कितना आ रहा है? 36.45। 2006 की क्लोजिंग 2007 की ओपनिंग टैक्स बेस बन जाएगी और फिर 2007 में डेप्रिसिएशन 3.645, तो क्लोजिंग कितना? 32.8। मुझे राउंड ऑफ ना करे, कंप्लीट फिगर बताएं। 32.805। ये हमने फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस के 2-2 साल के टी अकाउंट बना लिए। अब इनको अपनी करंट टैक्स वर्किंग में प्लॉट कर देता है। यहां देखिएगा सर, एक आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करना है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे, और आपने टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस करना है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे। अब प्लांट एंड मशीनरी पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दोनों साल 25-25 है, तो मैं 25 ऐड कर देता हूं, 25 ऐड कर देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? 9 और 8.1। 2006 में 9 रुपए, 2007 में 8.1। फर्नीचर पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है दोनों सालों में? 5-5 रुपए, तो 5 रुपए 2007 में, 5 रुपए 2006 में। और फर्नीचर पे टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है सर? 2006 में 4.05 और 2007 में 3.645। ये समझ आ रहा है ना सबको? सर पॉइंट नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 6 में हमें लॉसेस का डेटा दिया है, तो इसका मतलब है हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग टैक्सेबल इनकम बिफोर लॉसेस आ गई। कितनी आ रही है दोनों सालों में टैक्सेबल इनकम बिफोर लॉस? 38.95 48.26। अब इसमें से हम एडजस्ट करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को। इन्होंने पॉइंट नंबर 6 में कहा कि तुम्हारे पास 75 का लॉस है। यहाँ पे 38.95 की इनकम में से अगर मैं 75 का लॉस एडजस्ट करूं तो 75 का लॉस एडजस्ट करने के बाद कितना लॉस रह जाएगा? 36.05। और फिर 36.05 का लॉस 2007 में भी एडजस्ट होगा। अब कितना लॉस रह जाएगा? 12.21। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। अब हम करंट टैक्स कैलकुलेट करें सर, तो करंट टैक्स 2007 में कितना रेट है? 35%। 2006 में कितना रेट है? 30%। इररिस्पेक्टिव के ये रेट कब इनेक्ट हुआ? सॉरी, 2007 में 30% है और 2006 में 35%। अब ये रेट कब इनेक्ट हुआ ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट टैक्स तो उसी साल के रेट से रिकॉर्ड करूंगा। डेफर्ड टैक्सेस में इनेक्टेड की अजम्पशन के ऊपर हम अलग अलग काम कर रहे होंगे। तो हमारे पास करंट टैक्स 2006 में तो 0 क्योंकि लॉस आ रहा है ना, और यहाँ पे 3.66। तो हमने 2006 2007 का करंट टैक्स वर्कआउट कर लिया। 2006 में तो नहीं आ रहा, 2007 में आ रहा है 3.66।
क्या ये समझ आता है यहाँ तक हमें? अब इसके बाद डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हैं। सर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दी बैलेंस शीट अप्रोच और फिर पीनल अप्रोच बता दूंगा। बैलेंस शीट अप्रोच के फॉर्मेट में मैं पहले कैरिंग वैल्यू रखता हूँ, फिर टैक्स बेस रखता हूँ, पॉजिटिव डिफरेंस आया तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, नेगेटिव डिफरेंस आया तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 31 दिसंबर 2005 में भी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2006 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2006 का ओपनिंग क्लोजिंग फॉर द ईयर 2006 का एक्सपेंस या इनकम होगी। फिर 2007 में डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और 2006 और 2007 का क्लोजिंग ओपनिंग का डिफरेंस 2007 का फॉर द ईयर एक्सपेंस और इनकम होगा। क्या हुआ? सर 5 का डेफर्ड टैक्स क्यों कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर चाहिए 2006 तो उसके लिए मेरे पास 2006 की क्लोजिंग और 2006 की ओपनिंग भी होनी चाहिए, और 2006 की ओपनिंग 31 दिसंबर 2005। तो मैं डेफर्ड टैक्स 31 दिसंबर 2005 पे भी कैलकुलेट कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2006 पे भी कैलकुलेट कर रहा हूं और 31 दिसंबर 2007 में भी कैलकुलेट कर रहा हूं। अब यहाँ पे सवाल में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। एक हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, एक हमारे पास फर्नीचर है और एक हमारे पास अनयूज्ड लॉसेस है। इसी तरीके से 2006 में भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड अनयूज्ड लॉसेस, और 2007 में भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड अनयूज्ड लॉसेस। अब यहां देखिए सर, इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं। हमारे पास सारे एसेट्स की 31 दिसंबर 2005 पे कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस है। देखो प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है 175, फर्नीचर की कितनी है 40। फिर 31 दिसंबर 2006 पे प्लांट एंड मशीनरी की 150, फर्नीचर की 35। फिर 31 दिसंबर 2007 पे प्लांट एंड मशीनरी की 125 और फर्नीचर की 30। सबको समझ आ रही है नंबर्स मैंने कैसे निकाले यहां से? इसी तरह गावेश समझ आ रहा है मैं? इसी तरह टैक्स बेस सर 2005 की टैक्स बेस है प्लांट एंड मशीनरी की 90, 2006 पे 81, 2007 पे 72.9। और इसी तरह फर्नीचर की 31 दिसंबर 2005 पे टैक्स बेस 40.5, 31 दिसंबर 2006 पे 36.45 और 31 दिसंबर 2007 पे 32.805। ठीक है। उसके बाद अनयूज्ड टैक्स लॉसेस की अकाउंट में तो कोई कैरिंग वैल्यू नहीं है। इन्होंने सवाल की इंफॉर्मेशन नंबर 6 में बताया था कि 31 दिसंबर 2005 पे आपके पास 75 मिलियन के लॉस थे। तो 31 दिसंबर 2005 की वर्किंग में टैक्स बेस 75 आ जाएगी। फिर इस 75 के लॉस में से 38.95 का लॉस एडजस्ट किया तो 31 दिसंबर 6 पे लॉस कितना रह गया 36.05। तो यहाँ पे आ जाएगा 36.05 और 2007 में पूरा लॉस एडजस्ट हो गया तो अब 2007 में 0। अब बस हमें एडलेस करना है चीजों को। 175 माइनस 90, 85 का टैक्सेबल, 40 माइनस 40.5, 0.5 का डिडक्टेबल, 0 माइनस 75, 75 का डिडक्टेबल। देखो ये कितना आ रहा है 9.5 पॉजिटिव। सर लॉसेस वाली बात मैं रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि 31 दिसंबर 2005 पे आपके पास 75 मिलियन के लॉसेस थे। तो 31 दिसंबर 2005 पे आपने 75 मिलियन के लॉस पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना है। फिर 2006 में हमने 75 मिलियन के लॉस में से 38.95 इनकम से एडजस्ट कर दिया तो जो लॉस रह गया वो 36.05 था। तो 31 दिसंबर 6 पे 36.05 और फिर 36.05 का लॉस भी 2007 में एडजस्ट होकर खत्म हो गया तो 2007 पे
सर लॉसेस को माइनस नहीं करेंगे, लॉसेस डिडक्टेबल डिफरेंस है, यानी कि टैक्स पर्सपेक्टिव से एसेट है जिसकी आपको फ्यूचर में सेविंग्स मिलेंगी, तो मैंने इसलिए एज ए एसेट कंसिडर करते हुए इसको टैक्स बेस में पॉजिटिव रख दी। अच्छा यहाँ पर 150 माइनस 81 9, 35 माइनस 36.45 1.45 और 0 माइनस 36.45 तो नेगेटिव 36.05। तो ये नेट कितना आ रहा है 31.5। सर इसी तरह से 125 माइनस 72.9 52.1 30 माइनस तो ये आ जाएगा 2.805 नेगेटिव और ये 0 तो ये कितना आ गया नेट 49.5। अब तीनों सालों के आखिर में नेट टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है, यानी कि तीनों सालों के आखिर में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं कावेश? अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तो वो टैक्सेबल डिफरेंस है, तो टैक्सेबल डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो वो डिडक्टेबल डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स। अब तीनों सालों के आखिर में है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तीनों सालों के आखिर में है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाता हूँ। अब यहाँ गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं इस अजम्पशन पे कि हमारे पास 2005 का रेट 35%, 2006 का रेट 35% और 2007 का रेट 30%। ये जो तीनों सालों के टैक्स रेट्स हैं are enacted in relevant year, यानी 2005 में 2005 का रेट था 35%, फ्यूचर का नहीं पता। 2006 में 2006 का रेट था 35%, फ्यूचर का नहीं पता। 2007 में 2007 का रेट था 30%, फ्यूचर का नहीं पता था। तो अब हम डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर 31 दिसंबर 2005 पे आपके पास 9.5 का टैक्सेबल डिफरेंस है, तो यानी कि ओपनिंग आपके पास 9.5 का 35% होता, 3.325। 31 दिसंबर 2006 पे आपके पास टैक्सेबल डिफरेंस है 31.5, यानी कि 2000, ये बेसिकली मैं 2006 का टी अकाउंट बना रहा हूं और ये 2007 का। तो यहां पे हमारे पास क्लोजिंग आ जाता 31.5 का 35%, 11. फिर यही अगले साल की ओपनिंग लायबिलिटी बन जाती 11.025। और अब मुझे 2007 में आके पता चला कि रेट 30% है, तो जो क्लोजिंग कैलकुलेट होता 2007 का टैक्सेबल डिफरेंस है 49.295 मल्टीप्लाई बाय 30%, 14. ठीक है सर। 2006 में ओपनिंग लायबिलिटी 3.325, क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए 11.025। तो अब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकता है, कितनी आ रही देखो 7.7, देख लो 7.7। 2007 में ओपनिंग लायबिलिटी 11.025, क्लोजिंग लायबिलिटी 14.79। तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास करंट टैक्स तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, डेफर्ड टैक्स भी आ गया, अब नोट बना लेते हैं।
यहां देखें सर, नोट नंबर देने कोई भी, नोट नंबर 18, टैक्स एक्सपेंस 2007 के लिए नोट बनाएंगे, 2006 के लिए नोट बनाएंगे, और टैक्स एक्सपेंस के बाद हम एक रिकंसिलिएशन बना रहे होंगे। सर टैक्स एक्सपेंस में हमारे पास करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स आ जाएगा। सर करंट टैक्सेस के नंबर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। 2006 में हमारा करंट टैक्स 0 था, 2007 में हमारा करंट टैक्स कितना है 3.66, 2006-2007 में डेफर्ड टैक्स कितना है, 2006 में 7.7, 2007 में 3.765, और प्रायर ईयर टैक्स तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, ये तो आ गया 7.425, ठीक है। अब हमें एक रिकंसिलिएशन बनानी है, तो रिकंसिलिएशन स्टार्ट होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से। हमारे पास 2006-2007 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 40 और 30, टैक्स ऑन पीबीटी एट 30% और कंपैरेटिव में 35%, क्योंकि 2007 में रेट 30% है, 2006 में रेट 35% था। 40 पे 30% और 30 पे 35%। अब इन नंबर्स को मुझे रिकंसाइल करना है 7.425 और 7.7 से। जब मैं टैक्सेबल इनकम या करंट टैक्स की वर्किंग कर रहा था उसी वक्त मैंने एक परमानेंट डिफरेंस हाईलाइट किया हुआ था कैपिटल गेन का। तो सर एक रिकंसाइलिंग आइटम आ जाएगा परमानेंट डिफरेंस। 2007 में कैपिटल गेन की इनकम थी 10, तो 10 का 30%, और 2006 में एग्जाम इनकम थी 8, तो 8 का 35%। अब देखें ये 10 और 8 की कैपिटल गेन्स इसमें शामिल है। जब आपने उस पर 30 या 35% का रेट लगाया तो 10 और 8 पे टैक्स कैलकुलेट हो गया, लेकिन टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करते वक्त, करंट टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करते वक्त हमने एग्जाम्ड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। यानी कि इन अमाउंट्स में एग्जाम्ड इनकम पे टैक्स है, इन अमाउंट्स पे एग्जाम्ड इनकम पे टैक्स नहीं है। तो रिकंसाइल करने के लिए जो भी डिफरेंस है वो हमें लेस करना होगा। 2007 में 3 और 2006 में 2.8, ऐसा ही है। ये तो मेरा ख्याल है रिकंसाइल कर गया है। 10.5 माइनस 2.8 तो ये 7.7, ये समझ आ रहा है रिकंसाइल कर गया। ये रिकंसाइल नहीं कर रहा 12, 3, तो ये नंबर नहीं बन रहा, क्योंकि अब हमारे पास एक और रिकंसिलिंग आइटम आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट एडजस्टमेंट। अब ये रेट एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा समझिएगा। हमारे पास 2007 में जो लायबिलिटी रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है 35% पे, और 2007 के आखिर में जो लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है 30% पे। यानी ओपनिंग लायबिलिटी जो हमारे पास 35 की रिकॉर्ड हुई भी है, ये भी 30% पे लाने की जरूरत थी। पे 11.025 है और इसको 30% पे लाना है, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी। अगर रेट कम हो रहा है और लायबिलिटी है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। लायबिलिटी को कम करने का मतलब है कि इंपैक्ट डेबिट होगा। तो मैं डेबिट साइड पे एक रेट एडजस्टमेंट लिख रहा हूं जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। ये रेट एडजस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट होगा? सर 11.025 की लायबिलिटी अभी रिकॉर्डेड है जो 35% को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको 5% से कम करना है। तो कितना कम करना है? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 35, 1.57। चूंकि लायबिलिटी कम करनी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा था, कम करने के लिए डेबिट साइड पे लिख दिया। अब ये
कोई रूल बेस्ड बात नहीं, आपको समझना है कि एसेट हो या लायबिलिटी हो, रेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो आपने किस तरह से एसेट लायबिलिटी को बढ़ाना या कम करना है। यहाँ चूंकि 35% पे लायबिलिटी रेट कम हो रहा था, तो मैं लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट कर रहा हूँ, और 11.025 35% को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको 5% से कम करना है, तो ये आ गया 1.575। अब बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है? 4.5। तो आपके पास जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में क्या लिखा है ना, ये नंबर यही रहेगा। क्यों? क्योंकि 4.575 का एक्सपेंस है और 1.575 की इनकम है रेट एडजस्टमेंट की। 4.575 का बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है और 1.575 की रेट एडजस्टमेंट की इनकम है, लेकिन इन दोनों का नेट वही बनेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया। ये गलत है। 5.34 हमारे पास नेट एक्सपेंस का नंबर नहीं छिड़ेगा, सिर्फ मैंने इसको तोड़ दिया, रेट एडजस्टमेंट अलग करके बैलेंसिंग अलग कर दिया, और यहां पे आपके पास नेट एक्सपेंस ही आ रहा होगा जो पहले कैलकुलेट किया था। अब ये रेट एडजस्टमेंट कितनी है? 1.575। सर ये 1.575 हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, यानी इसने हमारे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को कम किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये इनकम ने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस को कम किया हुआ है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए अब देखिए टाई कर रहा है, क्या ये समझ आ रहा है? हमें कॉपी करें इसके सॉल्यूशन को, तो फिर मैं सिर्फ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग दोबारा से करूंगा, ये अजम्पशन लेकर कि मुझे 2006 में ही पता चल गया था कि 2007 का रेट 30% होता। अगर मुझे 2006 में ही पता चल जाए कि 2007 का रेट 30% होगा, तो सोल्यूशन में छोटा सा इंपैक्ट आएगा, वो हम रिकॉर्ड कर दें, लेकिन पहले आप ये कॉपी कर लें। सर इसी सवाल में अगर लेट से कि हमने ये अजम्पशन ली होती कि 2005, 2006, 2007 का जो रेट है वो 35-30% है, बट आर इनेक्टेड इन एडवांस बिफोर, या बस आर इनेक्टेड इन एडवांस, कि हमारे पास ये रेट्स एडवांस में इनेक्ट हो चुके होते हैं। लाइक हमें 2005 में मालूम होता कि 2005 का रेट 35% है, 2006 का रेट 35% है। हमें 2006 में मालूम होता कि 2006 का रेट 35% है, लेकिन 2007 का रेट 30% होने वाला है। तो फिर हमारे सोल्यूशन में क्या चेंजेस आती? सर हमारे सोल्यूशन में जो डेफर्ड टैक्स हमने 2005 में कैलकुलेट किया वो 35% पे कैलकुलेट हुआ था, लेकिन फिर जो मैं 31 दिसंबर 2006 पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 35% से, अब वो 35% से नहीं, बल्कि क्योंकि हमें 31 दिसंबर 2006 में ही पता चल गया था कि आने वाले साल में रेट कितना होगा, 30, तो हमारे पास 9.45। फिर हमारे पास 2007 में ओपनिंग लायबिलिटी आ रही होती 9.45। अगर मुझे 2006 के आखिर में ही पता होता कि आने वाले साल में 2007 में रेट 30% है, तो मैं 31 दिसंबर 2006 पे क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स ही 30% से रिकॉर्ड करता। फिर 31 दिसंबर 2006 का क्लोजिंग वो 2007 का ओपनिंग होता। अब हमारे पास 2006 2007 में बैलेंसिंग क्या नंबर आ रहा है? ये 6.125 और 5.33। अब इन नंबर्स को अगर मैं प्लॉट करूं, तो हमारे पास 2006 में 6.125, 2007 में 5.33, तो 2006 2007 का टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना बनता? कितना? 8.99। सर अब रिकंसिलेशन देखें तो मेरे ख्याल है 2007 की रिकंसिलेशन अब डायरेक्टली टाई हो जाएगी, ये 9 ही कर देता हूं। 40 का 30% 12,
और 12 के माइनस का रेट ये परमानेंट डिफरेंस तो क्या 9 बन रहा है। लेकिन अब वो ही रिकंसिलेशन 2006 में आ गई है, वही रेट एडजस्टमेंट हमें 2006 में देनी पड़ेगी। कितना अमाउंट था हमने कैलकुलेट किया था ना 1.575। क्या ये रिकंसाइल कर रहा है? यानी कि कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस फर्क नहीं आया। बच्चों रेट एडजस्टमेंट पहले मैंने 2007 में लिखी थी, अब वो 2006 में चली गई, क्योंकि 2006 में ही हम रेट को एडजस्ट कर रहे हैं। यानी ये जो क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास रिकॉर्ड हुई हुई है, ये कितने पे रिकॉर्ड हुई है? 9.45 पे। अगर ये 35% पे होती, अगर ये 35% पे होती तो मेरे ख्याल में कुछ और अमाउंट होता, जो आपने पहले लिखा भी था। 31.5 इंटू 35%, 11.025। यानी कि अगर ये 35% पे होती तो 11.025 की लायबिलिटी होती। चूंकि ये 30% पे तो 9.45 की है, तो रेट एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कितना है सर? 1.575। तो वही रेट एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट जो पहले आपको 2007 में नजर आ रहा था, अब वो 2006 में शिफ्ट हो गया, और वो रिकंसिलिंग आइटम यहाँ से उठकर यहाँ आ गई। इसको ब्रेक कर देना, यहाँ दिखाते हैं 1.575, तो इसको क्रॉस कर दे, ओपन दिस और 4.55 नहीं है, 7 पॉइंट। अब 7.7 माइनस 1.57 करोगे तो नेट एक्सपेंस हमारा यही रहेगा 6.125, जो पहले लिखा था मैंने। क्या समझ आ रहा है? मैं कॉपी कर लें सर इसे, तो फिर अगले सवाल पे आते हैं।